कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन? बोलो। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सारे सेल ऑर्गेनल पढ़े थे। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं? माइक्रो बॉडीज, सूक्ष्म काय। ठीक है। माइक्रो बॉडीज कितनी होती है? 3 होती है। बोलो 3 होती है। 3 का नाम क्या है? एक होती है, ठीक है, स्फेरोसोम। स्फेरोसोम, ओके। स्फेरोसोम। दूसरी होती है पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिसोम। और तीसरी होती है ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम, ये 3 माइक्रो बॉडीज होती है। ठीक है, डिफरेंशियल स्टडी कर रहे हैं। इधर क्या ले लेंगे? पॉइंट। ठीक है, पहला मैंने लिखा, पहला पॉइंट क्या बता रहा हूं? उपस्थिति। उपस्थिति मतलब प्रेजेंस। स्पेरोसोम मैंने कहा ओनली प्लांट सेल, ओनली इन प्लांट सेल, ओनली प्लांट सेल में। ये प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में बहुत। और ये ओनली, बोलो, प्लांट सेल। इसका मतलब एनिमल में एक ही माइक्रो बॉडीज होती। कौन सी होती? बोलो, पैरोक्सिसोम। प्लांट में तीनों होती है। पहले बताओ, पहला पॉइंट समझ में आया? बोलो, क्लियर? एग्जाम में आए कौन सी माइक्रो बॉडीज? बोलो, प्लांट एनिमल दोनों सेल में होती है। यही ऑप्शन हो तो क्या आंसर होगा? पैरोक्सिसोम। कौन सी ऐसी माइक्रो बॉडीज है जो, बोलो, प्लांट सेल एनिमल सेल में नहीं होती है? तो स्पेरोसोम और ग्लाइऑक्सिसोम। क्लियर? प्लांट सेल में होती है तीनों, देखे ऑल तो ऑल। पहला पॉइंट से क्या क्वेश्चन आएंगे? अच्छा, मेम्ब्रेन, झिल्ली। मैंने लिखा सिंगल सिंगल सिंगल, मतलब क्या समझे? बोलो। अरे बोलो, इस पे भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। समझ आओगे? बोलो, सिंगल का मतलब क्या? एक झिल्ली। और समझे समझे? बोलो। अच्छा, पहले बताओ, खाली सिंगल लिखा, समझ आओगे? बोलो। और इधर लिखा ना मेम्ब्रेन, सिंगल सिंगल सिंगल। इसका मतलब किसी भी माइक्रो बॉडीज में हमें मेम्ब्रेन पूछे तो क्या होगा? सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है। तीसरा, वर्क, दैट्स ऑल। समझ में आया? बोलो। स्पेरोसोम क्या काम करेगा? आप कहोगे सेल वॉल के मटेरियल। अरे ये मटेरियल क्या होता है? पदार्थ। ठीक है, बोलो, का निर्माण। बोलो, आपको मेरी बात समझ में आई? जब सेल वॉल पढ़ाया तभी लिखाया था सेल वॉल के मटेरियल का निर्माण 3 जगह होता है, गोल्जी बॉडी, ईआर और स्पेरोसोम। क्लियर? तो जब हमने गोल्जी बॉडी पढ़ा तब भी उसके फंक्शन में लिखा था, ईआर के फंक्शन में भी लिखा था, और अभी आपको मैंने स्पेरोसोम में भी लिखा था। पहले बताओ, लिखा था नहीं लिखा था? अच्छा, ये सेल ऑर्गेनल अभी 1-2 दिन में पढ़े कि सालों हो गए? बोलो। तो फिर याद क्यों नहीं है आपको? लिखा था या नहीं लिखा था? बोलो, पक्का? अच्छा, इधर आ जाते हैं। पैरोक्सिसोम एनिमल में भी और प्लांट में भी है। ठीक है, मैंने कहा कि इन एनिमल, ठीक है, इन एनिमल, इसके अंदर क्या होता है? कैटलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? कैटलेज एंजाइम। क्लियर? बोलो, वो क्या करता है? हमारे अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जो बनता है,
उसको ये कैटालेज एंजाइम H2O और हाफ O2 में तोड़ता है। क्लियर? फिर मैं करूं इन प्लांट, अच्छा उनमें ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि एनिमल में वो प्रेजेंट ही नहीं है। और जो केवल वही बात बताऊंगा, सेल वॉल अपने में है ही नहीं, तो उसका मटेरियल बनाने के लिए हमारे पास स्पेरोसोम होने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आया? बोलो आपको क्या अपवाद स्वरूप है किसी के पास सेल वॉल? एक दूसरे को क्या देख रहे हो? अरे है क्या? नहीं है। ओके, इधर आ जाओ। प्लांट के अंदर देखे, थोड़ा आपको एनर्जेटिक बना रहा हूँ, चेहरे आपके लटकाए हुए इसलिए। समझ में आया? बोलो ओके। इधर ध्यान दो। प्लांट के अंदर मैं बात करूं, क्या होता है ये पेरोक्सिसोम? मैंने लिखा साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। इतने से नाम से कुछ समझ में आया? बोलो। प्रकाश श्वसन का स्थल होता है। फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आए? क्या लिखा मैंने? बोलो साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। क्लियर? हिंदी में क्या बोलूंगा? प्रकाश श्वसन। ठीक है? बोलो का स्थल। ठीक है? बोलो समझे नहीं समझे? प्रकाश श्वसन जिंदगी में भूले भटके नाम सुना कभी? पढ़ाऊंगा मैं कब? जब फोटोसिंथेसिस टॉपिक पढ़ेंगे। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में होने वाली हार्मफुल प्रोसेस है। C3 प्लांट के अंदर होने वाला कैसा प्रक्रिया है? हार्मफुल प्रोसेस है, जिसमें कोई एनर्जी उत्पन्न नहीं होती है। और ये नाटकबाज रूबिस्को के कारण होता है। रूबिस्को एंजाइम नाम सुना? उसके कारण होता है। वो जनरली तो कार्बोक्सिलेज नेचर शो करता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ऑक्सीजनेज नेचर शो करने लगता है और फोटो रेस्पिरेशन करता है। फोटो रेस्पिरेशन एक्चुअली 3 सेल ऑर्गेनल में कंप्लीट होता है, एक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम। लेकिन मेनली इसकी रिएक्शन कहाँ होती है? पेरोक्सिसोम में। क्लियर? तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। बात समझ में आया? बोलो ओके। ये इतना सा लिखा समझ जाओगे? बोलो। आपको एग्जाम में पूछा जाए कैटालेज एंजाइम कौन सी माइक्रोबॉडीज में होता है? अरे बोलो पता चल रहा है ना? इधर उधर कहीं लिखा है क्या? नहीं। ये क्या लिखा ऊपर? कैटालेज। क्लियर? कैटालेज हमारी बॉडी का सेकंड फास्टेज एंजाइम होता है। सेकंड फास्टेज एंजाइम अपने आप में पूरा अपना एक टॉपिक है। अरे बोलो एंजाइम क्या अपना एक टॉपिक है। क्लियर? तो उसमें सारी चीजें मैं बताऊंगा। हमारी बॉडी का सबसे फास्टेज एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो किसमें होता है? आरबीसी के अंदर होता है। और सेकंड फास्टेज एंजाइम कैटालेज है, जो किसके अंदर होता है? बोलो पेरोक्सिसोम माइक्रोबॉडीज में होता है। क्लियर? इधर आ जाओ। ग्लाइऑक्सिसोम क्या काम करता है ये बोलो? मैंने कहा स्टोमेटा। ठीक है? बोलो के ओपनिंग, बोलो एंड क्लोजिंग। ठीक है? बोलो में हेल्प। ठीक है? एक्चुअली क्या होता है, ग्लाइऑक्सिसोम प्लांट के अंदर एक तो फ्रूट सेल में और एक गार्ड सेल में ही होता है। किस में होता है? बोलो फ्रूट सेल में और गार्ड सेल। गार्ड सेल मतलब क्या? रक्षक कोशिका। क्या अपने अंदर है क्या गार्ड सेल? भूल के भी नहीं। अपने अंदर स्टोमेटा है? नहीं। अरे है क्या? बोलो। अपने फ्रूट व्रूट लगे हुए हैं? नहीं। और इसका मतलब ये अपने अंदर नहीं होता। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझ में आया? बोलो कि ये वाली एनिमल में नहीं होती है, ये वाली एनिमल में नहीं होती है, क्योंकि ये जो काम करती है जहां होती है वो अपने अंदर है ही नहीं। और दिमाग में आता सर यही क्यों है, ये दोनों हमारे अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल नहीं है तो उसको बनाने वाले मटेरियल वाले की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर फूड सेल नहीं है, हमारे अंदर गार्ड सेल नहीं, तो हमारे अंदर ग्लाइऑक्सिसोम भी नहीं है। और समझे आई? बोलो मेरी बात। ओके, नोट कर लो। ये क्या लिखा? रंध्र के खुलने तथा बंद होने में सहायक। ठीक है? पहले बताओ, ये चार्ट बताया, समझ में आया? बोलो आपको। ठीक है? माइक्रोबॉडीज से रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप इजीली यहां से दे सकते हो। ओके?
एंजाइम के पीछे सफिक्स क्या लगता है? ए एस ई। क्लियर? कोई के सर कैटलेस तो लिख दिया, एंजाइम लिखा ही नहीं, और अपने आप अंडरस्टूड है ये एंजाइम है। बोलो क्लियर? ठीक है, मेरे हिसाब से चार्ट याद ये हो जाएगा। बोलो जो मैंने बताया आपको। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, जंतु में, प्लांट में H2O2 कौन होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसको कैटलेस ब्रेक डाउन करने का काम करता है। और प्लांट में ये क्या है? साइट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन। ठीक है, हटा दूं? ओके, अब हम क्या स्टडी करेंगे? न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस मतलब केंद्र, ठीक है। देखो पहले के न्यूक्लियस के बारे में जनरल बातें बता रहा हूं 1 2 3 करके, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, खोजकर्ता डिस्कवरी, ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है बोलो? बाय रॉबर्ट ब्राउन। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। और सेल की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। ध्यान रखना, यहीं पे वापस नोट करके लिख रहा हूं। मैंने कहा डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज जब भी पूछे, ठीक है, तो वो कौन है बोलो भाई? रॉबर्ट हुक, ठीक है। अच्छा, दोनों एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है, ध्यान समझना, ठीक है। रॉबर्ट देख के मत पीछे पड़ जाना, रॉबर्ट हुक, ठीक है। अच्छा, ये तो वापस नोट करके क्यों बताया? ताकि आपको ध्यान रहे कि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक सेल का, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस का। अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं? न्यूक्लियस। पहले 5 पॉइंट नोट करो, ऐसे ही अपन इसको चलाएंगे, क्लियर। न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का डायरेक्टर होता है। क्या होता है? सेल का डायरेक्टर होता है। एग्जाम में पूछा जाए एक सेल का डायरेक्टर कौन है, तो न्यूक्लियस। मास्टरमाइंड कौन है? न्यूक्लियस, क्लियर। तो मैंने कहा बोलो न्यूक्लियस को सेल का डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर मतलब क्या हुआ? निर्देशक, ठीक है, बोलो माना जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से न्यूक्लियस को सेल का मास्टरमाइंड, ठीक है, मास्टरमाइंड, ओके, मास्टरमाइंड माना जाता है। दिमाग में आता क्यों? क्योंकि एक सेल के अंदर जितनी भी बोलो क्रियाएं होती है, वो सब किसके कंट्रोल में होती है? न्यूक्लियस। तो उसको डायरेक्टर मास्टरमाइंड बोलेंगे, बोलेंगे, क्लियर। अब दिमाग में आता सर आपको कैसे पता चला कि न्यूक्लियस ही पूरी को कंट्रोल करता है? तो एक पर्सन था जिसका नाम था हैमरलिंग। क्या था? हैमरलिंग। उसने एसिटाबुलेरिया एल्गी पर एक एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि एक सेल के साइटोप्लाज्म में जितनी भी क्रियाएं, एक्शन, रिएक्शंस होती है, एक्टिविटीज होती है, उन सब का कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है, ठीक है। तो हैमरलिंग, ठीक है, हैमर, बोलो क्या बता रहा हूं? हैमरलिंग, ठीक है, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ने एसिटाबुलेरिया, बोलो एसिटाबुलेरिया, बोलो एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया क्या होती है बोलो? ग्रीन एल्गी होती है। क्या होती है बोलो? ग्रीन एल्गी, ठीक है, हरी शैवाल होती है, ओके। मैंने कहा हैमरलिंग वैज्ञानिक, एक ही लाइन में कितने सारे क्वेश्चन होगा अभी देखना। एसिटाबुलेरिया, ठीक है, बोलो ग्रीन एल्गी पर, बोलो पर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके यह ये प्रूव, ठीक है, सिद्ध किया कि एक सेल के साइटोप्लाज्म में होने वाली होने वाली सभी होने वाली सभी क्रियाओं, ठीक है, क्रियाओं क्रियाओं एक्टिविटीज, ठीक है, का कंट्रोल न्यूक्लियस न्यूक्लियस करता है, ठीक है। अब 3 तरह के क्वेश्चन इस लाइन से आते हैं। आपको पूछा जाए कि किसने ये प्रूव किया कि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? हैमरलिंग ने। हैमरलिंग ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया बोलो? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, तो ग्रीन एल्गी। किस ग्रीन एल्गी के? क्या? एसिटाबुलेरिया पे, क्लियर, ओके। हैमरलिंग ने एसिटाबुलेरिया पे प्रयोग करके क्या प्रूव किया? वो रिजल्ट हो गया। और समझे समझे बोलो।
पहले बताओ ये चार बातें समझ में आए बोलो, नोट कर लिया जाए। सारी बातें 1 2 3 करके बता रहा हूं, हर पॉइंट अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब हमें हर चीज टू द पॉइंट लिखनी है, क्लियर। ऐसा नहीं कि रामायण की तरह आधा आधा पैराग्राफ लिखे जा रहे हो और पता यही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या आएगा। और समझे समझे बोलो। बायोलॉजी भी मैंने कहा ना आपको पहले ही, बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है, जिसको आप जितना समझ के और जितना सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करोगे उतना ही आपके दिमाग में रहेगा। लाइन समझ में आ रही बोलो। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय रॉबर्ट ब्राउन, एंड न्यूक्लियस इज ए डायरेक्टर ऑफ सेल, न्यूक्लियस इज ए मास्टरमाइंड ऑफ सेल, ठीक है। ठीक है। चार बातें समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 क्या बता रहा हूं। न्यूक्लियस डबल, बोलो दोहरी झिल्ली, ठीक है, युक्त, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। इसका मतलब न्यूक्लियस भी सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है, डबल मेम्ब्रेन वाला, डबल। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे बाद में।
नंबर 6, ठीक है। नंबर 6 क्या बता रहा हूं आपको, दोहरी, ठीक है। न्यूक्लियस, मैंने कहा जनरली एक सेल में एक होता है, बोलो इसीलिए सेल मोनोकैरियोटिक होती है। और कभी कभी एक सेल में दो होता है, वो डाइकैरियोटिक होती है, जैसे पैरामीशियम। नाम सुना पैरामीशियम का? चप्पल जंतु, स्लीपर एनिमल, उसमें एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और एक मेगा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। मैंने कहा जनरली, सामान्यतः, 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 ठीक है, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसे मोनो कैरियोटिक सेल, एक केंद्रकीय कोशिका, ठीक है, कहते हैं। फिर मैंने कहा जिनमें एक सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, उन्हें डाई कैरियोटिक सेल, ठीक है, द्वि केंद्रकीय कोशिका, ठीक है, कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है बोलो? बेस्ट एग्जांपल क्या है? पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ओके। दो न्यूक्लियस होता है, एक मेगा न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। बोलो दो न्यूक्लियस होता है, एक होता है मेगा न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस, एक गुरु केंद्रक, एक लघु केंद्रक, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? नंबर 8, न्यूक्लियस हमारी सेल का सबसे बड़ा, बोलो, घटक होता है। क्या होता है? मतलब लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल पूछा जाए तो न्यूक्लियस टिक करना है। न्यूक्लियस कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, क्लियर? तो जनरली क्या होता है, हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेल का सबसे बड़ा, आगे देखते ही नहीं है क्या, पहला ही ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट ठीक कर दिया। और क्या बोला मैंने? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल पूछे तो क्लोरोप्लास्ट, लार्जेस्ट सेल कंपोनेंट ऑफ द सेल पूछे तो न्यूक्लियस, क्लियर? न्यूक्लियस केंद्रक, सेल का सबसे बड़ा कोशिका घटक, ठीक है, कोशिका घटक होता है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं? लार्जेस्ट सेल कंपोनेंट, सेल कंपोनेंट अगर पूछे तो आंसर क्या होगा बोलो? न्यूक्लियस। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, न्यूक्लियस तो सेल का डायरेक्टर है, मास्टरमाइंड है, और उसको सबसे बड़ा क्या बोला जाता है? सेल कंपोनेंट बोला जाता है, क्लियर? नंबर 9, नंबर 9 में क्या बता रहा हूं? न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में 4, बोलो आपसे में को स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। वो 4 क्या क्या चीजें होती है? नंबर 1, एक होती है केंद्रक झिल्ली, बोले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बोलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी बना के भी बताऊंगा पूरा न्यूक्लियर। नंबर 2, केंद्रिका, केंद्रिका मतलब क्या? न्यूक्लियोलस। तीसरा, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म।
और तीसरा चौथा है क्रोमेटीन। ठीक है, बोलो क्रोमेटीन। क्रोमेटीन। क्रोमेटीन ही क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम ही क्रोमेटीन होता है। जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमेटीन किस में बदल जाते हैं? क्रोमोसोम में। बोलो बात से, क्रोमेटीन किस में बदल जाते हैं? क्रोमोसोम। सेल डिवीजन की किस में? प्रोफेज में। और जब टीलोफेज आती है तो क्रोमोसोम वापस क्रोमेटीन में बदल जाते हैं। क्लियर? बात समझ में है? अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? सेल डिवीजन, और जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब आएंगे। बोलो समझे? समझे? जो आपको प्रैक्टिस शीट मिली है वो सेल बायोलॉजी और सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन अगला टॉपिक है, और ये सब एक साथ ही पढ़ते हैं ना। बोलो बात समझ में? उसमें ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आएगा। तो क्रोमेटीन ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ही क्रोमेटीन है। क्लियर? तो ये चार चीजें किसमें होती है? न्यूक्लियस में। तो पहले ये नोट करोगे, फिर न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बनाता हूं। पहले ये चार बातें नोट कर ली थी, बोलो। ओके। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है। इन जनरल वन सेल वन न्यूक्लियस, सो सेल नोन एज ए मोनोकैरियोटिक सेल। ठीक है। इन सम केस वन सेल टू न्यूक्लियस नोन एज डाइकैरियोटिक सेल। बेस्ट एग्जांपल इज पैरामीशियम। ठीक है। ठीक है, किया नोट? ये बोलो। ये 1 2 3 करके पहले क्या बता रहा हूँ? न्यूक्लियस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ओके। ठीक है।
इतना किया नोट बोलो, ठीक है। नंबर 10 टू द पॉइंट समझ में आ रहा है बोलो आपको, ठीक है। नंबर 10 क्या बता रहा हूं यहां पर, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, न्यूक्लियस कैसा होता है बोलो, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है बोलो, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। आपको कैसे डबल मेम्ब्रेन वाले तो पहले भी बनाए, लेकिन इस बार थोड़ा अलग बना रहे हो। अलग क्यों बना रहा हूं समझना, ठीक है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, बट उसकी मेम्ब्रेन पोरस होती है। पोरस मतलब कैसी होती है, छिद्रित होती है, क्लियर। अच्छा, ये न्यूक्लियर पोर होगा, ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, इंटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। यहां से यहां ये होता है 1500 एंगस्ट्रॉन, क्लियर। ये न्यूक्लियर पोर होता है 800 एंगस्ट्रॉन का, ये आउटर और इनर के बीच होता है 100 से 200 एंगस्ट्रॉन, क्लियर। थोड़ा डाटा बता रहा हूं, ध्यान से समझना। तो मेरे कहने का मतलब है ये क्या हुआ बोलो, ये क्या हुआ आउटर, ये क्या हुआ इनर, और इन दोनों से मिलकर पहली चीज क्या बनी बोलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए मुझे क्या बात पता चली, एक तो डबल होती है बोलो, डबल एंड पोरस, बोलो दोहरी और छिद्रित होती है कि नहीं होती है बोलो, क्या लाइन लिखी बोलो समझ में आए। एक तो डबल होती है और एक पोरस होती है। पोरस मतलब समझ गए, छिद्रित। मैंने कहा दोहरी छिद्रित, ओके चलो ठीक। ये क्या है, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर मतलब केंद्र के छिद्र, ठीक है। अच्छा, दो न्यूक्लियर पोर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 1500 एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियर पोर की डिस्टेंस कितनी होती है, 800। आउटर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच 100 से 200 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉन कम है कि ज्यादा है, अरे एक एंगस्ट्रॉन बराबर 10 की पावर -10 मीटर, बहुत कम होता ही है, समझे समझे बोलो, क्लियर। अच्छा बोलो, पहले किसके बारे में बताया मैंने आपको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। अब मैंने कहा अंदर क्या बना रहा हूं, एक देखो ये बनाए मैंने, ठीक है। ये कौन है, नंबर 2 न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस मतलब कौन बोलो, केंद्रिका, ठीक है। बोलो न्यूक्लियोलस मतलब क्या, केंद्रिका। इसके बारे में सारी बातें यहीं पे लिख दूं बोलो, और हाँ के ना बोलो। उसके बारे में उधर लिखी थी, मतलब डायग्राम के चारों तरफ ही सारी बातें आ जाएंगी। सबसे पहली बात, ये मेम्ब्रेन लेस होती है, मेम्ब्रेन लेस मतलब इस न्यूक्लियोलस में कोई झिल्ली नहीं होती, झिल्ली रहित, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बोलो, ये प्रोटीन प्लस आरएनए प्लस डीएनए से बनी होती है। कंपोजिशन भी समझ में आ गया बोलो, और प्रोटीन आरएनए और डीएनए से बनी होती है। तीसरी बात, इसका कार्य क्या होता है, आरएनए और राइबोसोम का निर्माण करना, राइबोसोम का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा जाए राइबोसोम का निर्माण कौन करता है, न्यूक्लियोलस। आरएनए, आरएनए नाम सुना, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण भी कौन करता है, न्यूक्लियोलस, क्लियर। अच्छा, फिर इसका निर्माण कौन करता है,
केंद्रिका का निर्माण, ठीक है। तो केंद्रिका का निर्माण, मेरे कहने का मतलब है सेट क्रोमोसोम द्वारा। किसके द्वारा बोलो? सेट क्रोमोसोम द्वारा। आप कहोगे सर ये सेट क्रोमोसोम क्या है? तो 13, 14, 15, 21 और 22, इन 5 क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम कहा जाता है, जिनके अंदर NOR रीजन होता है। NOR का मतलब होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन रीजन, केंद्रिका बनाने वाला क्षेत्र। क्लियर? और वो आपसे मैं करूं इस न्यूक्लियोलस का निर्माण करते हैं। क्लियर? अच्छा, आपको ये NOR सेट क्रोमोसोम, एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 4 चीज है। पहली क्या है बोलो? केंद्रक। बोलो पहली कौन है? केंद्रक झिल्ली। मेरी बात को समझना। दूसरा क्या बताया? केंद्रिका। केंद्रिका के बारे में यहां बता दिया। अच्छा, अंदर है माल मटेरियल, मसाला। उस मसाले को क्या बोलूंगा मैं? बोलो नंबर 3, केंद्रक द्रव्य। बोलो केंद्रक द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दूं, कैरियोप्लाज्म बोल दूं, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, बोलो ये इक्वल टू साइटोप्लाज्म है, बस क्या अंतर है कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं। क्लियर? बोलो बात समझ में आए? तो मैंने कहा इक्वल टू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के समान ही होता है। क्लियर? अब अंदर ये क्या बना रहा हूं? बोलो अरे अरे अरे, ये क्या बना रहा हूं? ये क्या बना रहा हूं? मैंने कहा क्रोमेटीन। क्या बना रहा हूं? बोलो क्रोमेटीन। ठीक है, क्रोमेटीन ही क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम ही क्रोमेटीन होता है। इसका मतलब हुआ 3 चीजों के बारे में मैंने बता दिया, और ये इंडिविजुअली डिटेल से कल पढ़ा जाएगा कि क्रोमेटीन क्या होता है, क्रोमेटीन किस से बना होता है, हीट्रोक्रोमेटीन क्या होता है, यूक्रोमेटीन क्या होता है, क्रोमेटीन क्रोमोसोम में बदलता है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेट क्रोमोसोम क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है। और समझे समझे? बोलो क्लियर? मैं क्या बता रहा हूँ, कहानी कैसे चल रही, समझ में आया? बोलो। मतलब 3 तो मैंने यह बता दिए, और ये वाली चीज ही कल डिटेल से पढ़ी जाएगी। बोलो बात समझ रहे ना? और ये पढ़ाऊंगा तो ही आपको क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या होती है, बोलो सारी चीजें समझ में आएगी। क्लियर? बोलो यहां तक कहानी समझ में आए? बोलो आपको पहले बताओ, 3 का वर्णन तो यही कर दिया मैंने आपको। ठीक है, ये इक्वल टू साइटोप्लाज्म मतलब समझ गए, कोशिका द्रव्य के समान ही होता है। साइटोप्लाज्म कौन है? बोलो आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का माल मटेरियल। न्यूक्लियोप्लाज्म कौन है? न्यूक्लियस के अंदर का माल मटेरियल। और समझे समझे? बोलो क्लियर? ये क्रोमेटीन, या इतना तो लिख के देता हूं, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नॉन ये किसका केमिकल कंपोजिशन बताया मैंने? बोलो क्रोमेटीन का। ठीक है, अच्छा किसी के दिमाग में ख्याल आ सकता है कि सर ये सेल है, इधर ध्यान दो, ये सेल है पूरी, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। समझना मैं क्या बता रहा हूं? सॉरी, ये सेल ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है बोलो।
यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, अरे गोल्जी बॉडी है, इनकी इच्छा हुई अंदर घूमने जाएंगे, हो सकती है, छेद है अंदर न्यूक्लियोलस है, उसकी इच्छा हुई मैं बाहर आऊंगी, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब हुआ इन छिद्र पे कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला है जो यहाँ ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। किसके ट्रैफिक को? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को। मेरी बात को समझना। पोरस है ना, पोरस है तो इनकी तो इच्छा हो जाएगी कि घूम के आए अंदर, इनकी इच्छा हो जाएगी बाहर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उसका रीजन क्या है? ये जो न्यूक्लियर पोर होता है, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्मिन एंजाइम, और वो न्यूक्लियोप्लाज्मिन एंजाइम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इतना बोला, समझ गए? बोलो, ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, मतलब समझ में आया? और इधर से उधर अपनी इच्छा से चीजों को जाने आने नहीं देता। क्लियर? तो देखो मैं क्या बात बताना चाह रहा था आपको, मेरी बात को समझना। ये न्यूक्लियर पोर लिखा ना मैंने, ये न्यूक्लियर पोर। क्लियर? बोलो, बात समझ में? तो यहीं पर क्या लिख दूं मैं आपको, मैंने कहा ये यहीं पे बता दूं न्यूक्लियर पोर में, और ऐसे करके बता दूं। बोलो, मैंने कहा न्यूक्लियो 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 प्ला प्ला प्लाज्मिन, ठीक है, एंजाइम। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो, न्यूक्लियो प्लाज्मिन एंजाइम, ठीक है, उपस्थित। और इसका काम क्या होता है? बोलो, कार्य यहां लिख दो। बोलो, अच्छा, ये लो अभी सेटिंग करता है, ठीक है, ओके, ठीक है। बोलो, इसका कार्य क्या होगा, वर्क क्या होगा? इतना सा लिख दो, कंट्रोल ट्रैफिक ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्लियर? मैंने कहा यह साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियो, ठीक है, बोलो, न्यूक्लियोप्लाज्म के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। पहले बताओ, आपको इतनी लाइन समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, और आगे समझ में बोलो, हाँ के ना? कोई इधर से उधर नहीं जा सकता है, ठीक है? और समझे नहीं समझे? बोलो। तो जहां हमने कहानी छोड़ी है वहीं से आगे कल पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? बोलो, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, वो कहानी कल मैं आपको बताऊंगा। क्लियर?